नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर में हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है यानी हिंदी अनुवाद, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तमाम प्रकार के मुद्दों पर चर्चा करने का प्रयास। और जो क्लासेस आपकी बार करवाने वाले हैं वो किस तरीके से होंगी, पूरी क्लासेस लेने के लिए, PDF नोट्स प्राप्त करने के लिए, लाइव लेक्चर्स से जुड़ने के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए क्या करना है, सारी जानकारी आपको विधिवत तरीके से दिया जाएगा। और सभी सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपीज़ में जो करवाई जा रही शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा, उसमें आपको कैसे जुड़ना है, सारी व्यवस्थित प्रक्रिया के अकॉर्डिंग जानकारी आपको देने का प्रयास आज के वीडियो के माध्यम से। सिलेबस डिस्कशन में मैं आपको साथ साथ में बताता हुआ चलूँगा कि कैसे कैसे हम इसको अध्ययन करने वाले हैं, क्या क्या पढ़ना है, और तुरंत ही आपका चैप्टर 1, 2, 3 इस तरीके से चैप्टर्स आपके शुरू होने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। न्यू सिलेबस है 2025-26 का, सेमेस्टर 4 में बात की जाए, मेजर माइनर में आपको हिंदी अनुवाद ही पढ़ना है। ठीक है, बीए आपका अगर सब्जेक्ट है, मतलब कि बीए आपका अगर जो है ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स आप कर रहे हो, हिंदी आपका सब्जेक्ट है, तो हिंदी अनुवाद आपको पढ़ना पड़ता है सभी विश्वविद्यालयों में। ठीक है, आइए अब जानने का प्रयास करते हैं। 8 इकाइयों में आपका सिलेबस बटा हुआ है, एक एक इकाइयों में कई सारे मतलब कि आपको लेक्चर्स आपको पढ़ने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखें जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो यूनिट इधर लिखा हुआ है आपका, ये यूनिट है 1, ये टॉपिक आपके लिखे हुए हैं, यानी कि ये सब टॉपिक हैं। चले, सबसे पहला इकाई की अगर बात की है, इकाई संख्या 1 यानी कि यूनिट नंबर 1। ठीक है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, अनुवाद की अवधारणा। अनुवाद की अवधारणा में जैसे कि अनुवाद की अवधारणा में आपको क्या पढ़ना है, अनुवाद, सबसे पहला चैप्टर आपका क्या होगा, अनुवाद का अर्थ, अनुवाद की परिभाषा। ठीक है, और अनुवाद का महत्व। दूसरे चैप्टर में अनुवाद का स्वरूप हम देखेंगे। अनुवाद के स्वरूप के साथ साथ हम प्रतीक विज्ञान, चूँकि प्रतीक विज्ञान और भाषा विज्ञान इन दोनों चीज़ों का बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है अनुवाद में। किसी भी अनुवादक के लिए भाषा विज्ञान और प्रतीक शब्दावलियों का जानना बहुत ही आवश्यक होता है। इसीलिए हम जब अनुवाद के स्वरूप को देखेंगे तो उसमें प्रतीक विज्ञान की आवश्यकता को भी ध्यान से पढ़ेंगे, यानी सेकंड चैप्टर में। तो परेशान बिल्कुल भी आपको नहीं होना है। तो इस तरीके से हम देखेंगे अनुवाद किसे कहते हैं, अनुवाद है क्या। बेसिकली अनुवाद जानते हैं क्या है, जब एक भाषा का जो चीज़ें लिखी हैं किसी चीज़ में, जैसे कि लिखा हुआ है आपका, लिखा हुआ है कि देख जैसे लिखा हुआ है आपका राम आम खाता है। ठीक है, खाता है। यही बात जब हम एक प्रकार से सरल भाषा में, मतलब इसी का, जैसे राम आम खाता है तो हमने लिख दिया क्या, अंग्रेजी में इसका अनुवाद हमने किया राम, ठीक है, ईट्स मैंगो। ठीक है, राम ईट्स मैंगो, ये इसका क्या हुआ, अनुवाद हुआ। क्या हुआ ये बेटा, ये हो गया आपका अनुवाद। ठीक है लेकिन यहीं पर एक दूसरा आपका टॉपिक, जब आगे बढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे अनुवाद के अन्य रूप, जैसे कि लिपि यंत्रण, मशीनी अनुवाद, दोनों के बारे में। तो लिपि यंत्रण क्या होता है, लिपि यंत्रण इसका क्या होगा, जैसे मान लेते हैं लिपि क्या होती है, जैसे कि ये जो है आपकी कौन सी लिपि में लिखा है, राम आम खाता है, ये आपकी हो गई देवनागरी लिपि। ठीक है, देवनागरी लिपि हो गई। लिपि माने लिखने का तरीका, लिखने की शैली। ठीक है, तो ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ, जितनी भी चीज़ें आपको हिंदी में लिखी दिख रही है सब देवनागरी लिपि में लिखी हैं। ठीक है, अब ये वाला जो लिखा है ये किस लिपि में लिखा है बेटा, ये आपका लिखा है रोमन लिपि में। किस लिपि में लिखा हुआ है, रोमन लिपि में लिखा हुआ है ये। ठीक है, ये राम ईट्स मैंगो, लेकिन ये इसका अनुवाद फॉर्म लिखा हुआ है, लिपि तो इसकी रोमन है। तो यहाँ पर क्या हुआ, राम आम खाता, इसका अनुवाद क्या हुआ, इसका अनुवाद हुआ राम ईट्स मैंगो। तो यहाँ पर राम ईट्स मैंगो ये अनुवाद भी हो गया, और राम ईट्स मैंगो यहाँ पर लिखा है, लिपियंत्रण भी यहाँ पर आपको, यानी एक लिपि से दूसरी लिपि में आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर केवल अगर कहा जाता कि राम आम खाता, इसका लिपियंत्रण कीजिए, तो लिपियंत्रण इसका कैसे होता, यहाँ पर क्या होता भैया, यहाँ पर ऐसे लिखते, यानी कि आपको रोमन शैली में, तो राम, ठीक है, फिर हम ऐसे लिखते आम, फिर लिखते खाता है। ठीक है ये लिपियंत्रण हो गया, राम आम खाता है, सेम वैसे लिख देते हैं जैसे हम व्हाट्सएप पे लिखते हैं इंग्लिश में। तो ये हो गई आपकी रोमन लिपि, और ये हो गई आपकी देवनागरी लिपि। यानी जब हम एक लिपि से दूसरी लिपि में सेम चीज़ों को लिख देते हैं, वह लिपि अंतरण होता है। लिपि परिवर्तित होना ही लिपि अंतरण कहलाता है। लेकिन जब हम एक भाषा के जो विचार होते हैं किसी दूसरी भाषा में लिखते हैं, और दूसरी भाषा का विचार भी वही सेम भाषा जो पहले वाली भाषा उसमें होता है, तो वही चीज़ आपकी क्या हो जाती है, वही चीज़ आपकी हो जाती है अनुवाद। ठीक है, तो अनुवाद के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अनुवाद की परिभाषा को देते हुए कहा गया है, भोलानाथ तिवारी एक बहुत अच्छे अनुवादक, भाषा वैज्ञानिक हैं,
उन्होंने कहा कि एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति के द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास ही अनुवाद होता है। मैं अनुवाद वाला चैप्टर आपका कल ही या परसों तक मैं डिस्कस कर दूंगा। देवेंद्र शर्मा जी कहते हैं कि विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना ही अनुवाद होता है, यानी कि एक भाषा के विचार को जब हम दूसरी भाषा में जैसे के तैसा हम लिखते हैं, व्याकरणिक नियम जरूर बदल जाते हैं, लेकिन उसका अर्थ जो होता है जिस भाषा में पहले था उसी भाषा में बाद में होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं, देखिए इस भाषा को क्या बोले, जैसे मान लेते हैं राम आम खाता, इसका अनुवाद करना था, इसको बोलेंगे स्रोत भाषा। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्रोत भाषा। ठीक है, क्या बोलेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है, स्रोत भाषा। और ये कौन सी? राम ईट्स मैंगो, ये हो गई आपकी कौन सी भाषा? ये हो गई आपकी लक्ष्य भाषा। ठीक है, क्या होती है? लक्ष्य भाषा। तो स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा भी प्रश्न आपसे पूछता है कई बार। क्या है? तो स्रोत भाषा जिस भाषा का अनुवाद करना है वो स्रोत भाषा होती है, जिस भाषा में अनुवाद करना है वो लक्ष्य भाषा होती है। ठीक है, जिस भाषा का अनुवाद करना है, जिस भाषा में लिखे शब्दों का अनुवाद करना है वो स्रोत भाषा, और जिस भाषा में अनुवाद करना है, ठीक है, वो होती है आपकी लक्ष्य भाषा। दोनों में डिफरेंस होता है, ये बात आप ध्यान रखें। जैसे कि ये आपकी स्रोत भाषा है और ये आपका लक्ष्य भाषा है। तो आपका यहाँ पर कई सारे डाउट जो आपके दिमाग में चल रहे थे सब मैंने क्लियर कर दिया। मैं बहुत ही बारीकी के साथ समझाने वाला हूँ, अब की बार मैंने कई बार आपको बताया हुआ है, तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो आपका आएगा वो कौन सा आएगा? अनुवादक के गुण, यानी अनुवादक की क्वालिटी। अच्छा, मशीनी अनुवाद क्या होता है? जैसे कि आजकल क्या है, गूगल ट्रांसलेटर या कंप्यूटर की मदद से हम लोग अनुवाद करते हैं, इस वजह से कभी कभी दिक्कतें आ जाती हैं। जब मशीन के द्वारा हम अनुवाद करते हैं तो होता है मशीनी अनुवाद। ठीक है, और जैसे कि एक मशीन क्या, गूगल ट्रांसलेटर, आप उस पर क्या करेंगे, जो मतलब वो भाव भंगिमाओं को नहीं, अगर आप मशीनी अनुवाद में बोलो कि एक काव्य रचना का या आंसू, जैसे एक मतलब कि एक काव्य ग्रंथ है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद का, उसको बोलो कि आप गूगल ट्रांसलेटर की मदद से उसको आप हूबहू भाव भंगिमाओं में प्रस्तुत करें, दैट इज इम्पॉसिबल, वो नहीं हो पाएगा। वो शाब्दिक अनुवाद केवल करेगा, यानी शब्दों का अनुवाद केवल करेगा, अर्थ का अनुवाद नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति होता है, जब अनुवादक होता है, तो पहले स्रोत भाषा में लिखी हुई बातों को पढ़ता है, उसको समझता है, और उसको फिर दूसरी भाषा में अपने समझ के अकॉर्डिंग अच्छे तरीके से वही भाव भंगिमाओं के साथ लिखता है। ऐसे में क्या होता है कि जो एक व्यक्ति अनुवाद करता है वो शाब्दिक अनुवाद हो सकता है गलत, मतलब कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए आगे पीछे, लेकिन जो उसका भाव निकलेगा, जो अर्थ निकलेगा, वो सेम ही निकलेगा। ठीक है, तो स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा और एक दो और भाषाओं का ज्ञान एक अनुवादक के पास होना चाहिए, वो उसकी क्वालिटी होती है। तो अगले चैप्टर में हम लोग अनुवादक के गुण देखेंगे, क्या दायित्व होता है एक अनुवादक का, और अनुवादक से क्या क्या अपेक्षाएं, यानी अनुवाद करने वाले व्यक्ति से हम क्या क्या अपेक्षाएं करते हैं, ये सब चीज़ों को हम देखने का प्रयास करेंगे। फिर इसके बाद में अगला चैप्टर आएगा महोदय, अनुवाद में रोजगार की संभावनाएं, यानी अनुवाद में आजकल रोजगार की बहुत संभावनाएं हैं। जैसे अभी कुंभ मेला में बहुत सारे विदेशी आए हैं, या बनारस में, अयोध्या में तमाम विदेशी लोग आते हैं। अगर वो भ्रमण कर रहे हैं, उनको नहीं पता है, तो आप एक जो है उनको अनुवादक के रूप में उनके साथ आप रहेंगे, उनको बताते हुए चलेंगे। ठीक है, आपको इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, तो आप उनको अच्छे तरीके से समझा करके आप बढ़िया तरीके से आप चलेंगे। या आजकल आप देख रहे होंगे, आजकल तो खैर ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन पहले सांसद वगैरह जब बोलते थे तो उनका ट्रांसलेटर एक बगल में रहता था और वो बोलता रहता था। जैसे आजकल टीवी पे आप देखते हैं, जब इंग्लिश मीडिया से कोई रिपोर्ट आती है तो इंग्लिश वाले जब मीडिया के एंकर कुछ बोलते हैं तो यहाँ पर हिंदी में बैठे जो एंकर होते हैं वो हिंदी में उसको कन्वर्ट करके बताते हैं। तो कहीं ना कहीं पे अनुवाद का बहुत ही उपयोगी महत्व और दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एक अनुवादक को अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है, तो अनुवादक का जो रोजगार है उसमें बहुत ही संभावना आज के क्षेत्र में है। ठीक है, तो इकाई नंबर 1 में हमको ये 5-6 चैप्टर आपको देखने होंगे। इकाई नंबर 1 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में लगभग मान करके चलो कि 20 नंबर का क्वेश्चंस आपका इकाई नंबर 1 से आता है। अगला क्वेश्चंस आपका आ चुका है इकाई नंबर 2। इकाई नंबर 2 में अनुवाद के क्षेत्र के बारे में समझेंगे। अनुवाद का विषय क्षेत्र, अनुवाद में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी होती है, अनुवाद की प्रक्रिया क्या है, अनुवाद का प्रकार और अनुवाद की सीमाएं, सभी को समझेंगे। अनुवाद की क्या सीमाएं हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, अनुवाद का क्लासिफिकेशन देखेंगे, वर्गीकरण देखेंगे, प्रक्रिया, अनुवाद की प्रक्रिया, अनुवाद कैसे किया जाता है, अनुवाद के प्रक्रिया के चरण देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगला चैप्टर आपका होगा अंग्रेजी हिंदी अनुवाद की समस्याएं और समाधान। अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने के या हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के जो समस्याएं पैदा हुई हैं उन समस्याओं को समझेंगे और उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाएगा ये सब आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है,
इसके बाद में अगला जो चैप्टर आएगा आपका वो अनुवाद का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, इकाई नंबर 3। अनुवाद का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के अर्थ में हम उसको देखेंगे। संस्कृति के लिए या संस्कृति के प्रसार के लिए अनुवाद की बहुत उपयोगिता होती। साहित्य और भाषा के विकास में अनुवाद की बहुत ही भूमिका होती है अच्छी। अनुवाद और संस्कृति यानी कि संस्कृति के विकास में आप देखते हैं अनुवाद यानी चूँकि संस्कृतियाँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती हैं, तो जब आपकी बता दूं कि संस्कृतियां डेवलप भी होती, संस्कृतियों में अच्छे अच्छे नियम कायदे, किसी दूसरी संस्कृति में अच्छे नियम है तो वो आपके यहाँ पर भी आ सकते हैं। कहीं ना कहीं पे संस्कृति जो होती है सीखने की वस्तु होती है, सीखने की चीज़ें होती हैं, तो अनुवाद से बहुत सारी संस्कृतियाँ आप जानते हैं। अनुवाद जो है एक समाज को एक बनाए रखता है, चूँकि समाज में कई भाषा बोलने वाले लोग होते हैं, उन सभी को इकट्ठा रखने में अनुवाद बहुत भूमिका निभाता है। जब हमारे विचार आप तक नहीं पहुंचेंगे, आपके विचार हम तक नहीं पहुंचेंगे, तो हम किस तरीके से सामंजस्य या तालमेल बैठा करके रखेंगे। एक संगठन को आगे बढ़ाने के लिए कई भाषा के लोग मान लेते संगठन में हैं या समाज में हैं, तो उनमें तालमेल बैठाने के लिए, समन्वय या सामंजस्य बैठाने के लिए हमारी बातों को आप तक, आपकी बातों को तो हम तक आना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि भाषा के माध्यम से ही हम एक दूसरे के विचारों को जान पाते हैं, समझ पाते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। तो उसी माध्यम में अनुवाद भी इम्पोर्टेंट भूमिका होती है। चूँकि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग भाषा बोल सकता है, तो ऐसे में अनुवाद जो है समाज के क्षेत्र में बड़ा उन्नतोत्तर है, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुवाद और भाषा के विकास में अनुवाद की बहुत ही भूमिका रही, चूँकि अलग अलग भाषाओं के अच्छे अच्छे शब्दों को या फिर जो ज़रूरतमंद चीज़ें थी उसको हमने लिया है अलग अलग शब्द भाषाओं से, अलग अलग जगहों से, ठीक है। इसके अलावा बहुभाषिक समाज में अनुवाद, चूँकि आप देखते हैं भारत जैसे विशाल देश में तमाम प्रकार की भाषा के लोग हैं, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मराठी, मतलब मराठी से लेकर के आप देखते गुजराती, उड़िया, असमिया, ठीक है, और आप देखते हैं तमाम भाषाएं हैं। तो इन सभी में तालमेल बैठाने के लिए आप देखते हैं अनुवादक की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो बहुभाषिक समाज में अनुवादक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगला जो आपका इकाई आएगा, चौथी इकाई, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, इकाई नंबर 4, अनुवाद के साधन। अनुवाद कैसे कैसे करते हैं, किन किन साधनों का प्रयोग करके, किन किन उपकरणों के माध्यम से हम अनुवाद करते हैं, उसको समझना है। देखिए अनुवाद में कोश का महत्व होता है। कोश माने होता है डिक्शनरी, कोश माने होता है शब्दकोश। अब शब्द का कोश हो गया, तमाम प्रकार के कोश होते हैं, ठीक है। तो कोश का महत्व है। कोश कितने प्रकार के होते हैं, कोश कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। कोशों का क्या उपयोग होता है, कोशों का उपयोग हम कैसे करते हैं। जैसे कोई शब्द आप भूल गए तो उस शब्द को आप उठा करके डिक्शनरी में या कोश में देख लिए कि इस शब्द का मतलब क्या होगा, तो इस दृष्टि से हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ऐसे में शब्दकोश हमारी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। उस शब्द का और क्या क्या मतलब हो सकता है, ये सब भी हमको शब्दकोश बताते हैं। संकेत प्रणाली, संकेत प्रणाली जैसे कि किसी शब्द के लिए किसी संकेत का प्रयोग, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, तमाम प्रकार की चीज़ें आप देखते हैं वो संकेत प्रणाली में आते हैं। शब्दकोश का उपयोग कैसे करना है ये सब आपको बताएंगे। थियारस का उपयोग क्या होता है, थियारस भी शब्दकोश ही टाइप का होता है, ठीक है। पर्याय कोश क्या होता है, उच्चारण कोश क्या होता है, उच्चारण कोश का उपयोग क्या है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऐसे अंग्रेजी या हिंदी के शब्दों को कैसे पढ़ना है, इसको लेकर के भी कोश होते हैं। आजकल तो आप गूगल पर सर्च करेंगे कोई चीज़, किसी भी शब्द को आप नहीं उच्चारित कर पा रहे हैं, गूगल पर आप लिखेंगे, उस पर वो एक बगल में सुनने वाला रहता है कि उसका उच्चारण कैसे होगा, तो वहाँ पर वो उच्चारित करते हुए एक महिला आएगी, वो बोलेगी उस शब्द को, ठीक है। तो उच्चारण कोश भी होते हैं जिसमें हर एक शब्द का उच्चारण कैसे करना है इसके बारे में लिखा होता है, ठीक है। पर्याय कोश में पर्यायवाची शब्द यानी एक शब्द के कितने अर्थ होते हैं वो सब सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, ठीक है। भाषिक कोश होता है जिसमें भाषाओं को लेकर के तमाम जानकारी रहती है। विषय कोश होते हैं अलग अलग विषयों को लेकर के। परिभाषा कोश के उपयोग, विश्व कोश का उपयोग, साहित्य कोश का उपयोग, साहित्य कोश, मिथक कोश, ठीक है, पुराण कोश, ये सब कोश होते हैं। इन सभी से परीक्षाओं में प्रश्न खूब पूछे गए हैं। लगभग मान कर चलो 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से आने वाला है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आप इन तमाम कोशों को तैयार कर लीजिएगा। मैं वैसे बताने का प्रयास करूँगा, सभी कोशों के बारे में चर्चा करूँगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, मतलब अगली इकाई आपकी आ चुकी है, इकाई नंबर 5, ठीक है। इकाई 5 की अगर बात करें बेटा, इकाई संख्या 5 की अगर बात करें तो इसमें आपको परिभाषिक शब्दावली के बारे में पढ़ना है। डेफिनेशंस, शब्दावलियाँ जो होती, परिभाषिक शब्दावलियाँ। परिभाषिक शब्दावलियाँ बेटा वे शब्दावलियाँ होती हैं जिसमें क्या होता है, जिसका अर्थ सुनिश्चित होता है, जिसके मतलब परिभाषिक शब्दावलियों का अर्थ एक ही होता है, उसकी एक सुटेबल परिभाषा दी जा सकती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। वैसे कोश आपके कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है व्यक्ति कोश, एक होता है पुस्तक कोश और एक होता है भाषा कोश, ठीक है। ये बात आप, जैसे कि व्यक्ति कोश में क्या आता है आपका, व्यक्ति कोश में जैसे कि मान लेते हैं कि तुलसीदास
पर कोई, जैसे कि आप देखते हैं विलियम शेक्सपियर ने जो चीज़ें लिखी हैं, या राम भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास और छायावाद के लेखक जयशंकर प्रसाद के जो साहित्य रहे हैं, उन्होंने क्या क्या लिखा है, उनसे जब आप उनके शब्दों को तैयार करते हो, साहित्यिक वो व्यक्ति कोश हो गया। पुस्तक को, जब किसी एक पुस्तक को ग्रंथ मान लें, जैसे कि रामचरितमानस में जितने शब्द दिए गए उसको, उसके आधार पर एक डिक्शनरी निर्माण करें। ऐसे ही आपका होता है भाषा कोश। भाषा कोश में क्या होता है, भाषा कोश 3 प्रकार का होता है। एक वर्णनात्मक भाषा कोश जिसमें शब्दों का वर्णन होता है, एक ऐतिहासिक कोश होता है जिसमें शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है, और एक तुलनात्मक कोश होता है कि एक शब्द का जो है फिर दूसरे शब्द से कैसे तुलना की जाती है। तो ऐसे तमाम प्रकार के कोश होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आप जो है बेसिकली अगला जो आपका टॉपिक क्या आता है, परिभाषिक शब्दावली। परिभाषिक शब्दावलियों का अर्थ एक ही होता है, परिभाषा उसकी दी होती है। परिभाषिक शब्द का क्या तात्पर्य है और इसके क्या लक्षण है, ये सब आपको पढ़ना है। इसके अलावा हम आगे पढ़ेंगे सामान्य शब्दों तथा परिभाषिक शब्दों की अनुवाद में क्या भूमिका होती है, क्योंकि सामान्य शब्द और परिभाषिक शब्दों में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले ये हम देखेंगे, प्रश्न पूछा गया है। और इसकी अनुवाद में क्या भूमिका होती है, बिल्कुल इसके बारे में हम चीज़ों को देखेंगे। परिभाषिक शब्दावली निर्माण करने के तमाम सारे नियम हैं, तमाम सारे प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा परिभाषिक शब्दावली निर्माण की प्रक्रिया क्या क्या है, उस प्रक्रिया के बारे में आपको विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। ये सारे जो है पढ़ाने का प्रयास अब की बार मेरा है। आपको बता दूं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो है 4th सेमेस्टर की क्लास लेना चाहते हैं, 4th सेमेस्टर का ग्रुप जुड़ना चाहते हैं, चूँकि 4th सेमेस्टर क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, 91 61 93 60 62 पर SMS करेंगे। बहुत ही धाकड़ अंदाज में अब की बार तैयारी करवाई जा रही। PDF नोट्स वगैरह सब कुछ आपको मिलेंगे। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आप भेज दीजिएगा। और मैं प्रयास यही करूंगा, जब चैप्टर वाइज क्लासेस दूंगा तो जैसे कि दीर्घ उत्तरीय में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उस चैप्टर से, तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस के माध्यम से आपको चैप्टर समाप्त कर दूंगा, ठीक है। इस तरीके से बाकी ऑब्जेक्टिव टाइप का मॉडल पेपर भी आपको मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पेपर भी आपको देते रहेंगे, साथ साथ क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर सब मिलेगा आपको, लिखित ऑब्जेक्टिव सब मिलेगा। आपको इस पर SMS करना है, ठीक है। आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पेमेंट कर देना होगा। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे। वहाँ पर आपको 3 मेजर सब्जेक्ट की तैयारी आपकी बहुत ही धाकड़ अंदाज में हो जाएगी, ठीक है। माइनर सब्जेक्ट की भी तैयारी आपकी हो जाएगी इसी 100 रुपये में, और आपका को करिकुलर की भी तैयारी आपकी इसी 100 रुपये में करवा दी जाएगी। को करिकुलर में आपको क्या पढ़ना है, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, सब की तैयारी आपकी हो जाएगी। जैसे कि आपका आपका हिंदी है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, संस्कृत है, ठीक है, या और कोई सब्जेक्ट है, तो जो भी सब्जेक्ट आपके होंगे आप बताएंगे, इसीलिए सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर लिखा है, बताएंगे, आपकी तैयारी हो जाएगी। यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी व्हाट्सएप ग्रुप में, लिंक जाएगी कब क्लास होने वाली है। इसके अलावा वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे उनके, जैसे क्लास हो गई तो उसके वीडियो भी मिल जाएंगे आपको, जब मन होगा तब देखें, बाद में भी। इसके अलावा उसकी PDF मिल जाएगी, जैसे कि क्लास हुई है सिलेबस की तो सिलेबस की PDF भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा PDF के साथ साथ आपको MCQs टाइप के क्वेश्चंस पेपर, मॉडल पेपर सब कुछ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लिखित टाइप के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। जैसी भी परीक्षा आपकी होगी सभी के लिए व्यवस्थित तरीके से करवाया जाएगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी जो हमारे पास होंगे वो सब आपके पास मिल जाएंगे। कुल मिलाकर के बहुत ही बेहतर ढंग से तैयारी हो जाएगी आपकी। मात्र 100 रुपीज़ में सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो जाएगी, केवल 100 रुपये में। तो 100 रुपया आपका कोई बहुत ज़्यादा जो है पैसा नहीं है। अगर आप एक सीरीज मार्केट से लेने जाएंगे तो लगभग आपका 60 रुपये की पड़ेगी, और लगभग 5 सीरीज लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, 300 रुपये आपके लग जाएंगे केवल सीरीज खरीदने में, ठीक है। और अगर एक सब्जेक्ट की पुस्तक आप लेंगे तो कम से कम 200 रुपये की एक पुस्तक आएगी, 6 दूनी 1200 रुपये की आपकी केवल पुस्तक हो जाएगी, ठीक है। अगर आप जो है 200 रुपये की, तो 200 पंचे कितना, 5 दूना 10, यानी लगभग आप मतलब 1200 1000 रुपये 1200 की पुस्तक आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे में आप इन सभी पैसों से बच जाएं और मात्र 100 रुपीज़ में की पेमेंट पर आप जो है हमारे साथ जुड़ जाएं। 4th सेमेस्टर का ग्रुप बन चुका है, काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए, ठीक है। चले, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, तुरंत हमारे पास SMS करके आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। क्लासेस आपकी ऐसी होती रहेंगी बहुत ही धाकड़ अंदाज में, चूँकि आपका ये कठिन सब्जेक्ट है हिंदी, जिसमें आपको पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव लिखित सबका आपको बताने का प्रयास रहेगा। तो परिभाषिक शब्दावली आपकी हो गई इकाई नंबर 5। इकाई नंबर 6 में हम पहुँचेंगे। इकाई नंबर 6 में हम लोगों को क्या पढ़ना है भाई, देखिए इकाई नंबर 6 में अनुवाद का पुनरीक्षण देखेंगे। पुनरीक्षण का मतलब क्या होता है, अनुवाद में कोई त्रुटि अगर रह गई हो तो उसको दोबारा से हम देख लें कि भाई क्या क्या, मतलब एक गलतियाँ, जैसे एक अनुवाद किया गया, अनुवाद में कोई गलती रह गई हो तो उस गलती को सुधारा जाए, ठीक है। उसका मूल्यांकन करेंगे, कहाँ तक अनुवाद सही रहा, कहाँ तक गलत रहा, ये बताना मूल्यांकन कहलाता है। उसकी समीक्षा करेंगे, ठीक है।
तो समीक्षा, अनुवाद मूल्यांकन, अनुवाद जो है पुनरीक्षण, यहाँ से प्रश्न परीक्षा में लगभग आपके 15 नंबर के क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में हमेशा पूछे गए हैं, बात ध्यान रखेंगे। अब की बार भी आएंगे तो इसको मैं करवा दूंगा आपके लिए। इसके अलावा अगला जो है आपका अनुवाद सिद्धांत की, जिसमें आपको हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना आपको पड़ेगा। तो ये एक है अनुवाद सिद्धांत की। हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए कुछ आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, ठीक है, और कुछ आपको अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने के लिए दिया जाएगा। जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी उनको ये नहीं मिलेगा, उनको कुछ शब्द मिलेंगे छोटे छोटे कि इसका अनुवाद क्या होगा, उसका अनुवाद क्या होगा, इस तरीके से। लेकिन जिनकी परीक्षा लिखित होगी उसमें आपको हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए बोला जाएगा और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। तो कैसे करना है, वैसे तमाम प्रकार के इसमें आपको पैराग्राफ दिए जाएंगे, उसके अनुवाद करना। तो ये पैराग्राफ में प्रैक्टिस इसके करवा दूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इकाई नंबर 8 की अगर बात करेंगे तो इकाई नंबर 8 में जो है प्रशासनिक शब्दावलियों के बारे में आपको समझना है। इकाई नंबर 7 में ही प्रशासनिक अनुवाद क्या होता है, बैंकिंग अनुवाद किसे कहते हैं, विधि अनुवाद यानी कानून को लेकर के जो अनुवाद है, ठीक है, ज्ञान, विज्ञान तथा तकनीकी अनुवाद क्या होता है। तो इस अनुवाद के कई प्रकार हैं। देखिए प्रशासन में तमाम प्रकार के शब्दावलियों का प्रयोग होता है, तो उनका अनुवाद कैसे होता है। बैंक की जो है शब्दावलियों का अनुवाद कैसे होता है। विधि यानी कानून से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं शब्द, उनके अनुवाद कैसे होते हैं। ज्ञान अनुवाद क्या है, विज्ञान अनुवाद क्या है, तकनीकी अनुवाद क्या है, सबकी परिभाषा, सबके बारे में कुछ कुछ बातें आपको बताने का प्रयास रहेगा। यानी जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन पर विशेष फोकस है मेरा, क्योंकि मैं आपके पेपर को देख चुका हूँ 2 बार, तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अनुवाद सिद्धांत की 2 की अगर बात की है तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद के कुछ ऐसे पैराग्राफ देखेंगे। गद्य पद्य दोनों टाइप का आपका आएगा, दोनों तरीके से आपको बताने का प्रयास रहेगा। सामाजिक विषयों का अनुवाद कैसे करते हैं और सृजनात्मक अनुवाद से क्या तात्पर्य है, सब कुछ आपको बताने का प्रयास रहेगा। इस तरीके से आपको इकाई नंबर 8 में ये पढ़ना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे हिसाब से आपका सिलेबस यही था, इतना सिलेबस आपको हिंदी अनुवाद में पढ़ना है। इसके बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि आपकी 1-2 दिन में क्लास आपकी होने वाली है, ये वाली हिंदी साहित्य, हिंदी अनुवाद, ठीक है। हिंदी अनुवाद आपको BA 4th सेमेस्टर में पढ़ना है, तो इसका मेजर माइनर दोनों के लिए है, ऑब्जेक्टिव लिखित सबके लिए है, ठीक है। यूनिट नंबर 1 से हम लोग चैप्टर संख्या 1 के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, 1-2 दिनों में, जिसमें हम हिंदी अनुवाद का अर्थ समझेंगे, हिंदी अनुवाद की परिभाषा और हिंदी अनुवाद का क्या महत्व है, इसको समझेंगे। चैप्टर 1 में सभी विश्वविद्यालयों के लिए है। फिर इसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में, इसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी अनुवाद के जो है यूनिट 1 और चैप्टर 2 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग अनुवाद का स्वरूप और प्रतीक विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये 2 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे और फिर आगे चल करके और भी आपका चैप्टर 3, 4 इस तरीके से आता रहेगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।